वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पर बात करेंगे हुकूमत को जो दरपेश 3 महाज हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत अब किस तरह इनसे निपटेगी। सबसे पहला महाज तो ऑब्वियसली कोरोना का है। तीसरी लहर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही है, उसकी जो शिद्दत है वो पहली लहर से भी कहीं ज़्यादा है और जो दबाव है वो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से मुख्तलिफ जो सियासी और कारोबारी पाबंदियां हैं वो भी लगा दी गई हैं। अब NCOC ने जो अपना ताज़ा तरीन फैसला किया है उसके अंदर ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको भी बंद करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ जो बरतानवी वायरस है उसके साथ साथ पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि जनूबी अफ्रीका से जो वायरस का वेरिएंट है वो भी नज़र आ रहा है और इसी हवाले से रिपोर्ट केसेस भी हो रहे हैं मुल्क भर के अंदर। साथ में जैसे कि ये तीसरी लहर की शिद्दत हमें नज़र आ रही है तो एक वैक्सीनेशन कैंपेन जो है उसके अंदर भी हमें तेज़ी नज़र आ रही है। वैक्सीन लगवाने के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब जो एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है लोगों को। हुकूमत इसको एक हौसला अफजा ट्रेंड जो है करार दे रही है। पंजाब के अंदर जहां ऑब्वियसली नंबर्स बहुत हाई हैं वहां हुकूमत ने 8 मई से लेकर 16 मई तक जो है लॉकडाउन का फैसला किया है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर केसेस के अंदर कमी नहीं आई तो मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर भी लॉकडाउन किया जा सकता है। दूसरा जो महाज है जिसका हुकूमत के बहुत चैलेंजेस हैं और काफ़ी एक मुश्किल है वो है मुआशी सूरत हाल। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने अपनी एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि पावर टैरिफ्स जो है उनके अंदर मज़ीद इजाफा और IMF की तरफ से जो पाकिस्तान को रेवेन्यू के टारगेट्स दिए जा रहे हैं ये अब जो है इनको मीट करना इतना आसान नहीं होगा और इसी हवाले से पाकिस्तान अब फैसला करेगा और IMF से इस हवाले से बात भी करेगा। तीसरा और जो अहम इशू है वो गवर्नेंस का है जिसका दबाव जो है गुज़िश्ता 2.5 बरस से मुसलसल हुकूमत पर मौजूद है। वफाकी काबीना के अंदर बार बार तब्दीलियां भी हो रही हैं और इसके ऊपर तनकीद भी होती है हुकूमत पे, मगर फिर भी यही कहा जा रहा है कि गवर्नेंस के अंदर कुछ ख़ास बेहतरी नहीं आई और इसी तनाज़र के अंदर कहा यह भी जा रहा है कि असद उमर साहब जो है वज़ीर बराए प्लानिंग, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास बहुत मसाइल रहे या कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुए उनको तो वो असेंबलियां भी डिसॉल्व कर सकते हैं और एक नए मैंडेट के लिए हुकूमत लोगों के पास जाएंगे। इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे असद उमर साहब, सरबराह हैं NCOC के और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी। हम उनसे बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं असद उमर साहब से और हम उनसे बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल पे और उसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है। वेलकम टू द शो सर। जी असद साहब, एक तो दिन से अब ये इतलात आ रही हैं कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके बाद जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें कुछ फ़र्क पड़ा है। कैन वी से दिस विद सम अश्योरेंस के जो नंबर्स में कमी आई है ये अब सस्टेनेबल होगी या अभी हमें कुछ और दिन देखने की ज़रूरत है? ये हफ्ता और ईद का दिन जो है, ईद का पहला दिन दूसरा दिन जो है वो हम ठीक गुजार लेते हैं और जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं, हिदायत देते हैं कि किस किस्म की हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए, अगर वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो है हमें बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन ये अगले जो 8-10 दिन है ये बहुत क्रिटिकल है। असद साहब, तो ये बताइएगा कि SOPs के ऊपर जो अमल दरामद का एक इशू था उस पर आप भी बहुत बात करते रहे, उसके बाद फिर ऑब्वियसली फौज को भी बुलाया गया बिकॉज मार्केट्स के अंदर जो हालत होती है इफ्तार के वक्त और फिर उसके बाद जो ईद की शॉपिंग की, वो आपके ख्याल में कोई उसमें बेहतरी आई है एंड कैन वी एक्सपेक्ट कि वो आने वाले दिनों में, क्योंकि पिछली दफ़े क्राइसिस जो था वो यहीं से शुरू हुआ था, इसलिए मैं बार बार ये आखिरी हफ्ता जो था जो पिछली पीक आई थी वो इट वाज बिकॉज ऑफ जो ईद के लिए लोगों ने शॉपिंग शुरू की थी उसी की वजह से मसला पड़ा था। जी बिल्कुल, और इसीलिए जब आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था तो मैंने यही कहा था कि हाँ को इनिशियल इब्तदाई थोड़ी बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन सारा डिपेंड करता है अगले
हफ्ता 8 दिन जो है ये क्रिटिकल है, और उसके अंदर हम किस तरीके से अपना रवैया रखते हैं। अभी तक हम रोज़ाना ट्रैकिंग करते हैं, डेली ट्रैकिंग होती है पूरे पाकिस्तान से। हमारे जो मेजर शहर हैं उनकी हमारी टीम्स हैं, वो डिप्लॉयड हैं, और वो जो है ट्रैकिंग करते हैं। फिर वो डिफरेंट सिविल एजेंसी से इनपुट भी ली जाती है, और उसके बाद जो है वो कंप्लाइंस रेटिंग बाकायदा एक कैलकुलेट होती है। उस कंप्लाइंस रेटिंग्स के अंदर हमारा मजमूई तौर पर औसत कंप्लाइंस जो मुल्क के अंदर थी SOP की, वो 31% थी जिस दिन ये NCC मीटिंग हुई, और जहाँ पे हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी की जाए सपोर्ट करने के लिए इन एड ऑफ सिविल पावर। और कल के जो हमारे पास नंबर थे वो 66% कंप्लाइंस थी। तो यानी खातर खा बेहतरी हमें नज़र आई है। अभी और भी जाहिर है, अभी भी 1/3 वायलेशंस हो रहे हैं, तो बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ये जो हमने इन्फोर्समेंट की स्ट्रेंथनिंग की थी उससे खातर खा बेहतरी ज़रूर नज़र आई है। इस दफ़े सिंध के जो नंबर्स हैं वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत मुख्तलिफ रहे हैं। इज़ दिस ओनली ड्यू टू द फैक्ट, जैसे कहा जा रहा है कि जो UK वेरिएंट था वो पंजाब और KP के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपैट्स का जो ट्रैवल हो रहा था उसकी वजह से हुआ है? ये ही एक वजह है कि सिंध जो है अभी तक वहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर है? नहीं, अब तो खैर इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है बिल्कुल, लेकिन बुनियादी वजह यही थी कि हमारे नॉर्थ के अंदर, शुमाल के अंदर, मुल्क के अंदर पहले ज़्यादा उनके कनेक्शंस हैं UK के साथ, और UK वेरिएंट वहाँ पे पहले फैला। जब हमने इनिशियल सर्विस कराए थे तो पाकिस्तान के ये जो पंजाब, नॉर्थ पंजाब है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद है, KP है, यहाँ पे तकरीबन 2/3 से ज़्यादा केसेस UK वेरिएंट के थे, जबकि सिंध के अंदर वो 1/3 से भी कम थे। सो वो डिफरेंस ज़रूर था, लेकिन अब तो सूरत हाल ये है पिछले चंद दिनों से कराची में इस वक्त जो पॉजिटिविटी का रेशो है इस्लामाबाद से ज़्यादा हो चुका है, और हैदराबाद में उससे भी ज़्यादा है। सो सिंध के जो दोनों बड़े शहर हैं उसके अंदर अब डबल डिजिट में, कंसिस्टेंटली डबल डिजिट के अंदर पॉजिटिविटी चल रही है, और हैदराबाद तो एक ख़तरनाक हद तक इस वक्त वहाँ पॉजिटिविटी पहुँची हुई है। असद साहब, इसी हवाले से बार बार जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो उनकी तरफ से ये इत्तला आती है, वो बात भी करते हैं कि वो चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दी जाए, एंड ऑब्वियसली उनका इशारा वफाकी हुकूमत की तरफ होता है कि हम तो कह रहे हैं, वो मान नहीं रहे। हाउ करेक्ट इज दिस? और अगर ये वजह है, अगर उनके ख्याल में इसकी वजह से वो फैल रहा है, तो आप ये क्यों इसको रेजिस्ट करते रहे हैं NCOC में? पहले दिन से, जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ, तो कोई मौका सियासत का तो छोड़ा ही नहीं जाता। वो पहले दिन से सियासत कर रहे हैं, अभी भी सियासत कर रहे हैं। आपको पता है मेरा कराची से क्या ताल्लुक है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब से कोरोना शुरू हुआ है सबसे ज़्यादा केसेस कराची के अंदर हुए हैं। कई हफ्तों तक तवातर के साथ ये सूरत हाल थी कि 40% या उससे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के केस सिर्फ कराची के अंदर होते थे। तो उस वक्त तो किसी ने नहीं तजवीज़ दी कि बॉर्डर बंद कर दिए जाए, और पिछले सिर्फ ये 2 माह के अंदर हुआ कि कराची से केसेस जो हैं वो पंजाब के अंदर ज़्यादा या लाहौर के अंदर ज़्यादा केसेस होने शुरू हो गया, और कराची दूसरे नंबर के ऊपर चला गया। तो एकदम से हमने बॉर्डर बंद करने की बात कर दी। आई थिंक कोरोना के ऊपर सियासत करना, और ये तो बिल्कुल ही ब्लेटेंट प्रोविंशियल एक प्रोविंस को दूसरे के खिलाफ पिच करने वाली बातें हैं। उसकी वजह जवाब इसलिए नहीं बनती कि अगर आपके पास कोई वेरिएंट आया हुआ ही ना हो तो फिर तो बॉर्डर क्लोज करने से शायद उससे कोई फर्क पड़े। जब आपके तकरीबन 1/3 केसेस ऑलरेडी आपको उस वेरिएंट के नजर आ रहे हो, तो अब बॉर्डर क्लोज होने का टाइम गुजर चुका है। इट्स टू लेट फॉर दैट। सो वो कंट्रोल करने के लिए नहीं है, सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका है, वो करते हैं, उनको हक बनता है, वो सियासतदान है, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो इंडियन डबल म्यूटेंट वेरिएंट की बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि जो भारत के अंदर भी सूरत हाल है इस वक्त वो खराब इसकी वजह से हुई है, आप लोगों को कोई खदशा है कि क्या अगर ये वेरिएंट पाकिस्तान आ गया या आ जाए तो उसके बाद क्या जो इस वक्त हमारी ये तीसरी लहर है ये सूरत हाल मजीद एग्रेवेट हो सकती है, या हम चौथी लहर जो है उसका कोई खतरा है?
नहीं जी, इंडिया की जो सूरत हाल इस वक्त है वो इंडियन वेरिएंट की वजह से नहीं है। इस वक्त तक तो अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी नहीं उसको डिक्लेयर किया है, वो सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है। वहां पर भी इंडिया में भी जो डोमिनेंट इस वक्त वेरिएंट है वो यूके वेरिएंट है, वो वहां पर भी फैला, यहाँ पे भी फैला। फर्क पाकिस्तान और इंडिया के अंदर वेरिएंट का नहीं है, फर्क ये है दोनों ममालिक के अंदर कि जनवरी में दोनों ममालिक के अंदर केसेस कम हुए थे, उसके बाद फरवरी में जिस वक्त इजाफा होना शुरू हुआ उसके बाद एनसीओसी में हमने पहले एक फैसला किया जिसके अंदर कुछ बंदिशों का इजाफा किया गया। फिर उसके चंद हफ्तों के बाद हमने एनसीसी मीटिंग बुलाई और उसमें दोबारा एनसीओसी ने रेकमेंड किया कि मजीद बंदिशों में इजाफा किया जाए, जो कि किया गया, जिसके अंदर तालीमी इदारों के बारे में भी था और दूसरे थे। इंडोर डाइनिंग बंद की गई, शादियां बंद कर दी गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर उसके बाद एक तीसरा स्टेप जो है वो लिए, ये आज से कोई 10 दिन पहले जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, और इन्फोर्समेंट को भी स्ट्रेंथन किया और मजीद वो मेजर्स भी लिए। और अभी ईद की जो छुट्टियां आ रही हैं उस ईद की छुट्टियों के ऊपर भी जो है हमने स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मेजर्स जो हैं वो लगाए हुए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। तो इसलिए हुआ ये कि पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से, बिल्कुल वो वर्टिकल लाइन थी हमारी, हफ्तावार जो औसत होती है कोरोना की शरह की, वो 3.5% से अगले हफ्ते गई 5.5%, उससे अगले हफ्ते गई 7.5%, उससे अगले हफ्ते गई 9.5%, 2% का हर हफ्ते इजाफा हो रहा था। और वहां पे फिर जब हमने बंदिशें लगाई, स्टेप्स लिए, एनफोर्समेंट की, तो वो स्टेबलाइज होना शुरू हो गया और वो 10 से 11% के दरमियान स्टेबलाइज रहा। और अभी जो मजीद हमने किया है उसके बाद से वो 9 और 10% के दरमियान आ गया, यानी जरा से कम हुआ। इंडिया क्या कर रहा था उसी पीरियड के अंदर? इंडिया जो है वो पॉलिटिकल रैलीज कर रहा था। इंडिया के वजीर आजम खड़े होकर ऐलान कर रहे थे कि हमने कंकर कर लिया है कोरोना को और हमने दुनिया को एक बहुत बड़ी आफत से बचा लिया। ये उनकी स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। वहां पर बड़े बड़े त्यौहार हो रहे थे, मजहबी त्यौहार हिंदुओं के जो होते हैं और उनके जलसे जुलूस साथ चल रहे थे। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में जहां पर हम थे और जब हमारा बढ़ना शुरू हुआ, उससे जब हम पीक किए तो हमारे 1500 केसेस से बढ़ के तकरीबन 5,500 केसेस तक गए, यानी 4 गुना से कुछ कम का इजाफा हुआ, 3.5 गुना का इजाफा हुआ हमारे लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे। इंडिया के अंदर इजाफा जो है वो 10,000 केसेस से बढ़ के 4 लाख केसेस पे गया, यानी 40 गुना इजाफा हुआ। तो फर्क दोनों के अंदर वैरायटी का, वेरिएंट का नहीं है, फर्क उसके ऊपर है कि फैसला साजी कैसे की गई और जो बयानिया था हुकूमतों का दोनों, उनका क्या फर्क था, वो डिफरेंस आपको रिजल्ट्स के अंदर नजर आ रहा है। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि अब भी मतलब कि ऑब्वियसली यू कांट से फॉर श्योर कि आने वाले दिनों में क्या होगा, बट आपका खदशा क्या है कि क्या जिस तरह हमने जून में देखा कि एक पीक आई थी और उसके बाद वो जब ड्रॉप आना, उसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हुआ, तो वो उतना ही शायद तेज था जितना कि वो केसेस जिस तरह ऊपर बढ़े, और उसके बाद जो दूसरी लहर आई भी तो उसकी शिद्दत उस तरह की नहीं थी कि जिस तरह की हमने पहली या तीसरी लहर में देखी। अब इस वक्त भी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह वो पहली लहर का हमारा तजुर्बा रहा था, ये तीसरी लहर भी उसी तरह गिरना शुरू होगी, या अब सूरत हाल ऐसी है कि आपको इसको कॉन्स्टेंटली पाबंदियां लगानी, उठानी, इट विल बी मोर ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग डेज? देखिए, उसके अंदर जो बुनियादी वजह दूसरी और तीसरी लहर की बनी ना, वो ये थी, ये वो वेरिएंट का फ़र्क था। वो क्योंकि तीसरी लहर के अंदर यूके वेरिएंट आया जो फैलता भी ज़्यादा आसानी से है, मुल्क भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ डिज़ीज़ के अंदर। वो पूरे रीजन के अंदर हुआ, वो आप ईरान के अंदर देख लें, इंडिया के अंदर देख रहे हैं, आप बांग्लादेश के अंदर इसी तरीके से बहुत शार्प राइज आया था। फिर उन्होंने भी कुछ इकदाम किए तो उनका कुछ कंट्रोल होना शुरू हुआ। तो इसलिए जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आगे के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इसलिए नहीं स्पेकुलेट कर सकते कि ये डिजीज़ जो है वो अभी भी इवॉल्व हो रही है, ये वबा अभी भी जो है अपनी हैत बदल रही है। तो इसलिए 100% कॉन्फिडेंस से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, जो हमने हिफाजती इकदाम किए हैं और साथ साथ जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है मेरी जो अपनी ज़ाती तज़किये के मुताबिक वो यही अगले 10 दिन 2 हफ्ते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड ये है। अगर हम इसको ठीक गुजारने में कामयाब हो गए तो उसके बाद ख़तरा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा
और उसकी दो वजह हैं। एक तो थोड़ा सा टेक्निकल बात है, लेकिन वो आर नॉट की जो कैलकुलेशन होती है, यानी एक जो इन्फेक्टेड शख्स है उसे कितने और लोगों का वबा लग रही है। जो वो एक से ऊपर होता है तो वबा तेजी से बढ़ती है, और वो जब एक से नीचे आता है तो वो नीचे आती है। तो हम इस पीरियड के बाद अभी जो हमने एक्शंस ले लिए हैं, प्लस ये जो 8 से 16 का जो पीरियड आ रहा है, वो अगर हम अच्छे तरीके से गुजार गए तो ये आर नॉट एक से कम आ जाएगा और ये डिजीज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी शुरू हो जाएगी, और ये भी मुमकिन है कि तेजी से नीचे आए। लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। साथ ही वैक्सीनेशन बढ़ती चली जा रही है। डिजीज ज़ाहिर है हम तो वैक्सीनेट पूरे पाकिस्तान में करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको पता है कि कोविड-19 जो है वो ये बुनियादी तौर पे एक अर्बन हाई डेंसिटी पॉपुलेशन की डिजीज़ है। तो हमारी अर्बन पॉपुलेशन की एक जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाएगी, और अभी इनिशियल इंडिकेशंस जो आई हैं दुनिया के अंदर वो ये हैं कि जब 25% से ज़्यादा आबादी की वैक्सीनेशन हो जाती है तो उसका फिर असर आपको नज़र आना शुरू हो जाता है ऑन डिजीज़ के स्प्रेड के ऊपर भी, और जो ज़्यादा संगीन केसेस हैं उसके ऊपर भी। सो ये सब चीज़ें अगर मैं देखूँ तो फिर वही टू सम अप, अगले 8-10 दिन जो हैं वो सबसे क्रिटिकल हैं, और ये अगर हम अच्छे गुजार गए तो उसके बाद आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ चलना शुरू होंगे। 25% जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेट करना है, ये अब वो यू टॉक अबाउट उस 100 मिलियन, बिकॉज फैसल सुल्तान साहब कहते हैं कि जो 100 मिलियन लोग हैं वो 18 से ज्यादा के हैं और उनको वैक्सीनेट करना है, तो उसमें से अब हम 25% को अगर वैक्सीनेट कर लेंगे तो फर्क नजर आएगा हमें। जी, तो ये व्हाट नंबर्स एंड सॉर्ट ऑफ व्हाट टाइम लाइन आर वी लुकिंग एट? बताता हूँ मैं आपको। देखिए, पहली बात तो वैक्सीनेशन का, जैसे हमने शुरू से आपको बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है, और ज़ाहिर है सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रहा है। और शुरू में ज़रा सा उसको ज़्यादा टाइम लगा था, सारे सूबों में हर शहर के अंदर मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स बनने हैं, ट्रेनिंग होनी है स्टाफ की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उसके बाद अब उसकी एक्सपेंशन जो है उसके अंदर ज़रा तेज़ी आनी आपको शुरू हो गई है। स्टार्ट जो हमने किया था, जो शुरू के दिन थे, उसमें 2 से 3 हज़ार वैक्सीनेशन एक दिन में हो रही थी। फिर हमारा कई दिन तक एक लेवल आया 20-25 हज़ार के करीब रोज़ाना वैक्सीनेशन होती थी। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप आया, वो 40-45 हज़ार पर डे के वैक्सीनेशन लेवल पे चले गए। फिर हम कोई तकरीबन 75 हज़ार के लेवल के ऊपर नेक्स्ट स्टेप पे गए। अभी हमारा परसों जो है वो 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई थी एक दिन के अंदर। कल भी जो है वो 1,80,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है, और ये नंबर जो है आप इसी महीने के अंदर 3 से 3.5 लाख तक पहुंचता आप देखेंगे इस महीने के अंदर। अगले माह के अंदर वो जो नंबर है वो 5 लाख एक्सीड करता जाएगा। तो ये इसकी एक्सेलरेट होती चली जाएगी पेस, जैसे जैसे वो फैसिलिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी और सिस्टम एक्सपैंड होता जाएगा। और वो उसमें कोई टीदिंग प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आपने देखा कि ये जब इतनी तेज़ी से हम 75,000 के लेवल से बढ़ के 1.5 लाख पे गए, फिर एकदम से 2 लाख पे चले गए, तो लोगों को इंतज़ार भी ज़रा ज़्यादा करना पड़ा है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो एक्सपेंशन नहीं कर सकते, वरना लोगों को फिर दुश्वार ज़्यादा होगा, लोगों के लिए इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जो ज़ाहिर आप नहीं करवाना चाहते। सो ये सब सामने रखते हुए हमारी जो ड्राइव है उसके अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट यही है कि ख़ास तौर पे जो अर्बन पॉपुलेशन, अब इस 100 मिलियन को भी ज़रा डिवाइड करें आप 2 हिस्सों के अंदर। तकरीबन 40% आबादी पाकिस्तान की जो वो शहरी आबादी है, 60% दही आबादी है। तो ज़्यादा जो डिजीज़ का जो रिस्क है वो शहरी आबादियों के अंदर है। सिस्टम तो ओपन है और वो हर जगह जाल उसका फैलाया भी गया है, लेकिन ज़्यादा जो अर्जेंसी है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जहाँ से आवाज़ ज़्यादा हो रही हैं, जहाँ अस्पतालों में ज़्यादा लोग हैं, वो शहरी इलाके हैं। उस 40 मिलियन को जितनी आप जल्दी कवर कर लेंगे उतना ही आपके लिए ज़ाहिर है डिजीज़ को कंट्रोल करने में आसानी होगी। सो ये जो हमारा पॉइंट है, अगर आप मुझसे पूछें कि हम कब वो पॉइंट हिट करेंगे जिस वक्त हम ये कह सकेंगे कि हाँ अब वैक्सीनेशन से जो है वो डिजीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है, एज अपोज टू जो हमारी SOPs की कंप्लायंस है उसकी वजह से पड़ा है, तो मेरे ख्याल में हम वो मे बी जुलाई के एंड में वो टारगेट हिट करेंगे। सो अभी हम मई में हैं, तो मई, जून, जुलाई 3 माह तकरीबन आपको और लगेंगे उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जहां डिजीज के ऊपर वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट आपको नजर आना शुरू हो जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो असद उमर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू करें असद उमर साहब से। बहुत आपका एक जो बयान है उसके चर्चे हो रहे हैं, हर कोई चला रहा है कि आपने कहा कि इमरान खान साहब को अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सोचेंगे भी नहीं एक सेकंड के लिए और वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर लेंगे। सर कुछ हमें बताएं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की और क्या आपको भी ये लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त दबाव है इस वक्त कहीं से कि ये मसला होगा? अब भी हर एंकर मुझसे सवाल पूछता है, हालांकि सबको जवाब पता है कि उसका क्या है, और उसकी वजह ये कि नई सियासी डेवलपमेंट्स को हो नहीं रहा था, रोजा रोजा रख रहे हैं लोग, इसमें बिजी हैं। जी सर, अब या तो हम आपसे कोरोना पे पूछ सकते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चले अब 2 सियासी सवाल भी तो पूछे ही सही ना, कि आपने ये क्यों इतनी वो धमाका का स्टेटमेंट दे दी। नहीं, मैं आपको दे रहा हूं, मैं एक और सवाल पूछने के लिए कि पीडीएम के लीडर से कि वो आप उनसे पूछें कि आपकी सियासत इतनी कमजोर क्यों पड़ गई है कि जब हम असद उमर का इंटरव्यू करते हैं तो कोई सियासी सवाल समझ में नहीं आता, क्या पूछे। अच्छा जी, देखे कोई दबाव नहीं है इमरान खान के ऊपर, और मैं ये कई दफा पहले बोल चुका हूँ कि अगर कोई बहुत उम्मीद बढ़ गई थी किसी की अपोजिशन वालों की तो उनके मेरी माजरत है, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसी कोई चीज सामने नहीं है। वो जो सवाल पूछा गया था वो एक, उसको मैं बोलता हूँ फलसफियाना सवाल, उसमें सियाको सबाक के बगैर था। ऐसा नहीं था कि डिस्कशन हो रही थी और उस डिस्कशन में ऐसा लग रहा था कि अच्छा इमरान खान बहुत मुश्किलात में आ गए, तो उन्होंने कहा अच्छा अगर इतनी मुश्किलात आ गई तो क्या इमरान खान, वो बिल्कुल एक एब्सोल्युटली विदाउट कॉन्टेक्स्ट से सवाल पूछा गया, क्या इमरान खान असेंबली तोड़ सकते? उसको मैंने पहले एक जवाब दिया, फिर मुझसे वही सवाल दोबारा पूछा गया, मैंने फिर एक और जवाब दिया, फिर मुझसे तीसरी दफा फिर वही सवाल पूछा गया। सो वो सवाल जो है, उस सवाल का जवाब जो है मैं कई दफा पहले बोल चुका हूँ, बिल्कुल इमरान खान जो है वो कुर्सी से चिमड़ने वाला बंदा ही नहीं है। उसको अगर लगेगा कि बेहतर ये है कि अपना मिशन अचीव करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जो करना चाहते हैं वो करने के लिए कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए, तो वो बिल्कुल ये बड़े फैसले करने की सलाहियत रखते हैं और पहले भी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त कोई ना कोई दबाव है ना कोई ऐसी कोई सूरत हाल है। अच्छा सर, दबाव आप कहते हैं कि नहीं है, बट यू नो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि वो आपका जो बयान था वो बहुत उस पर बात हुई, 2 वजूहात है एक्चुअली। एक तो ये है क्योंकि जनरली आजकल बहुत यू नो गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शंस जल्दी होंगे, बट मेरे ख्याल में उससे ज्यादा जो एक कॉन्क्रीट बात है वो ये है कि यू नो वन आफ्टर द अदर जो बाय इलेक्शंस हुए हैं, खास तौर पे मैं आई वुड से कि जो नौशहरा का इलेक्शन हुआ और जो कराची का इलेक्शन हुआ, यू नो जो सीट्स आपके पास थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है तो उससे भी बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यू नो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर पहले भी तनकीद होती थी, सवाल उठाए जाते थे, अब तो लोग भी ये कह रहे हैं क्योंकि बाय इलेक्शन यू नो 2 ऐसी सीट्स पे जो आपने जनरल इलेक्शन में जीती थी वो हारी गई। सो क्या ये हुकूमत में भी कोई इस पे बात होती है, कोई परेशानी की बात है, खासतौर पर जो कराची की सीट है क्योंकि उसके ऊपर जिस तरह वो खाली हुई उसके ऊपर भी बहुत तनकीद हुई थी? अच्छा देखें, क्या पार्टी के अंदर बातचीत होती है कि अगर बाई इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके ऊपर हमें तजिया करना चाहिए और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है? जो बिल्कुल होती है, बिल्कुल मेरे ख्याल में भी होना चाहिए। मुझे भी, मेरे जहन में भी सवालात उठते हैं कि भाई क्यों हो रहा है, क्या ख़राबी है, इसको क्यों नहीं बेहतर कर सकते। वो एक और चीज़ है, और परेशानी होना है वो एक और चीज़ है। जिस दिन हम नौशहरा वाली सीट हारे थे उसी दिन हम एक JUI की हारी हुई सीट फाटा से जीते भी थे। सो ऊंच नीच सियासत के अंदर होती रहती है। कराची वाली जो सीट है, कराची वाली सीट के अंदर 1 से ज़्यादा मुहर्रिकात थे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि उसकी सबसे बड़ी वजह, इन दी एंड डिसाइसिव वजह क्या बनी थी, वो हमारी जो कमज़ोर तंजीमी ढांचा है कराची के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था। और उसकी वजह मैं इसलिए कहता हूँ कि हमने अपनी भी जो ज़ाहिर कैंपेन कर रहे थे, कैंपेन के अंदर दरवाज़ों पे जाते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, हमारा एक बड़ा बाकायदा एक सिस्टम है जिसके ज़रिए वो फीडबैक कैप्चर की जाती है। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसीज जो है वो भी रिसर्च कर रही थी 249 की, वो मीडिया के अंदर पब्लिश भी हुई। अगर आप एवरेज ऑफ पोल्स देख लें, वो 3 मुख्तलिफ पोल्स छपे थे, अगर आप उनकी एवरेज देख लें तो नंबर 1 पार्टी उस हल्के के अंदर PTI थी। सो अवामी मकबूलियत के लिहाज से तो PTI का ग्राफ पहले से शायद कम जरूर हुआ हो, और सरप्राइज है नहीं। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, जरा सुन, हम 800 वोट से जीते थे ये सीट, मतलब ऐसे ही नहीं कोई लाखों वोटों से जीते हुए सीट है। देखिए कराची ने वोट क्यों दिया था 2018 में,
कराची में वोट दिया था इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए। इस 249 के इलेक्शन के अंदर कोई इमरान खान के वजीर आजम बनने का या वजारत उज़्मा से हटने का कोई रेस था, कोई नहीं था। सो एक तो बहुत बड़ा डिफरेंशियल यही है कि 2018 की और 2021 के बाई इलेक्शन की कंपैरिजन करें। दूसरा, जैसे मैं कह रहा हूं, अब इवन नाउ आज चलें, हमारी जो इंटरनल फीडबैक थी उसको छोड़ दें, जो पब्लिश हुए मीडिया में आपके डॉन पे चले होंगे, आई एम श्योर, वो जो रिजल्ट्स आए थे, 3 ओपिनियन पोल्स हुए थे, उन 3 में से 2 में तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी, एक के अंदर शायद दूसरे नंबर के ऊपर थी, और एवरेज ऑफ पोल में नंबर 1 पार्टी तहरीक इंसाफ थी। तो मकबूलियत जो है वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन अभी भी उसी 249 की अगर मैं बात करूं तो सबसे मकबूल जमात तो तहरीक इंसाफ नजर आ रही थी। सर सर्विस में ना बाई इलेक्शन के अंदर मैं वही आपको समझा रहा हूं ना, बाई इलेक्शन के अंदर वोट कितना पड़ा आपको पता है कि जो जीता है इलेक्शन, सपोजिटली जीता है, मैं हमारे ख्याल में तो नहीं जीता, लेकिन सपोजिटली जो इलेक्शन जीता है उसको पता है टोटल रजिस्टर्ड वोट में कितना वोट पड़ा है, 5%। आपने बाई इलेक्शन में वैसी वोटिंग कम होती है। इलेक्शन कमीशन का पुरजोर इसरार के हमने रमजान में कराने और रमजान में भी वर्किंग डे पे भी कराने, तो शानदार फैसला था। बड़ी पार्टियों ने समझाने की कोशिश की कि ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। इतनी लो वोटर टर्नआउट हुआ है जिसकी इंतहाई कोई नहीं। उस लो वोटर टर्नआउट के अंदर सारा का सारा इलेक्शन डिसाइड होता है कौन वोटर को मुनज्जम तरीके से घर से निकाल के जाके वोट डलवा देगा, स्पेशली रोजे के दिन, वो भी वर्किंग डे के दिन। और वो हमारी कमजोर तंजीम का जो नुकसान है वो उस दिन आपको नजर आएगा। सर, और जो ये तनकीद हो रही है कि क्या जरूरत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि फैसल वाउडा साहब को इस्तीफा देने देते और कि इलेक्शन करवाया, जो भी वजूहात थी कि आप लोग हारे, बट ये भी तो सर एक बात हो रही है ना कि जब आपकी वैसी इतनी कम मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, तो इस सब क्या जरूरत थी कि फैसल वाउडा साहब वहां से सीट छोड़ते और आप लोग इलेक्शन का रिस्क लेते? ये पार्टी के अंदर भी ये राय पाई जाती है कि ये नहीं रिस्क लेना चाहिए था, बट जो भी वजह डिसीजन किया, डिसीजन ले लिया, बट ये राय पार्टी के अंदर भी पाई जाती है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो असद उमर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। शौकत तरीन साहब, द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके ऊपर भी यही बात या तजिया हो रहा है कि एकदम लग रहा है कि फिर तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया कि हफीज शेख साहब जो बात कर रहे थे या जिस तरह की उस वक्त पॉलिसीज थी कि जी टैरिफ्स बढ़ाए जाएंगे और अनाउंसमेंट भी मोर और लेस हो गया था और टैक्स रेवेन्यू की भी बात हो रही थी। अब शौकत तरीन साहब ने तो आके बिल्कुल ही तस्वीर एक पलट दी है जिसको कह रहे, वो कह रहे ना हम बढ़ा सकते हैं ना ये अफोर्ड किया जा सकता है, IMF से भी बात करेंगे। Do you think it's again we are looking at a new not just a new economic team but new policies? देखिए, as far as the IMF agreement is concerned, जी वो तो ऐसा ही नज़र आता है और शायद यही वजह बनी, मुझे फ्रैंकली नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली वजूहात थी जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया चेंज का, लेकिन जो नज़र आता है वो यही है कि वो IMF एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर एक मुख्तलिफ राय पाई जाती थी और वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया कि हमें जिन शराइत के ऊपर अभी वो उसकी रिजम्पशन हो रही थी प्लान की, उसको रीविज़िट करना चाहिए और उसके ऊपर रीनिगोसिएशन होनी चाहिए। और उसके अंदर जो हमें शौकत तरीन साहब से पता चला है कि जो 2 मेजर एरियाज़ हैं जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, वो एक ये टैक्स रेवेन्यू का एरिया है और दूसरा जो है ये बिजली की कीमतों का एरिया है। सर, तो ये मुख्तलिफ राय मतलब कि कैबिनेट के अंदर मौजूद थी या वजीर आजम साहब की थी कि जो हफीज शेख साहब का प्लान है वो? नहीं, कैबिनेट के अंदर तो ऐसी कोई डिबेट नहीं हुई थी। सो जाहिर है ये अपनी वजीर आजम की अपनी राय है और इसीलिए उन्होंने वो चेंज की। सर, एंड डू यू थिंक कि ये IMF के साथ जो वैसे ही शौकत तरीन साहब कह रहे थे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, उसमें उन्होंने ऑब्वियसली उस पीरियड का भी जिक्र किया जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनका कि जब मैं गया था IMF के पास तो तब हमारी एक ओवरऑल सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी और इस दफ़े बहुत मुश्किल रही। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट पर्सनली। तो आपका ख्याल में कि इस वक्त जो तरीन साहब का प्लान है, क्या IMF के साथ ये रीनेगोशिएशन आसान रहेगी, खासतौर पे कोरोना की सूरत हाल के होते हुए? अच्छा, वो अगर आप मुआजना करें ना तीनों सूरत हाल का, तो उससे आपको शायद अंदाज़ा हो जाए कि क्या मुमकिन हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं तरीन साहब के, जब वो 2010 में शायद गए थे IMF के पास, तो उस वक्त जो सूरत हाल थी, उस वक्त का हमारा बैरूनी खसारा अगर आप देखें, रिजर्व से उसका कंपैरिजन देखें,
तो 2018 में जब हम आए तो उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हालात थे। और IMF वाले हमें कहते यही थे कि हाँ, हम आपसे जो कह रहे हैं करने को ये वाकई में पहले नहीं हुआ, लेकिन आपके आज तक कभी हालात भी इतने ख़राब नहीं हुए थे। और वो बिल्कुल सही कहते थे, उनके पास सामने डेटा मौजूद था, जो हमारे सामने भी मौजूद था, इसमें कोई शक ही नहीं। जो जितने बुरे हालात हुए 2018 में पाकिस्तान की तारीख में कभी हुए ही नहीं। 20 अरब डॉलर का खसारा पूरे साल के अंदर, माहाना खसारा आखिरी 3 माह जो हमारे थे हुकूमत आने से पहले, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले, माहाना औसत उन 3 महीनों की 2 अरब डॉलर महीने से ज़्यादा था। यानी हम एनुअल 24 बिलियन डॉलर्स के एनुअलाइज पेस के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट रन कर रहे थे। हमारे जो बुक्स पे नज़र आता था ज़रा फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स हमें नज़र आ रहे थे, उसके अगेंस्ट जो हम नहीं डिस्क्लोज करते थे, हमारी जो नॉन डिस्क्लोज जो उसके अगेंस्ट हमने फॉरवर्ड जो स्वैप्स किए हुए थे, वो अगर आप निकाल दें तो टोटल हमारे बैरूनी खसारे का 2 हफ्ते के रिजर्व्स हमारे पास मौजूद थे। इंपोर्ट्स के नहीं, इंपोर्ट का तो शायद 1 हफ्ते का भी नहीं था, बैरूनी खसारे का सिर्फ हमारे 2 हफ्ते का रिजर्व था। और उसको कंपेयर करें जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी और वो IMF के पास गए थे, उनके पास 7.5 माह के खसारे के बराबर उनका रिजर्व था। सो इतनी ज्यादा, कहाँ 7.5 महीने, कहाँ 2 हफ्ते। सो उस वक्त क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे तो IMF की नेगोशिएशन जाहिर है वो ज़्यादा टफ कंडीशंस थी उस वक्त। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत बेहतरी की है अपने हालात के अंदर। वो 20 बिलियन डॉलर का खसारा कहाँ होता था, यहाँ इस साल आपका सरप्लस चल रहा है, आप खसारा ही खत्म हो चुका है, आप तो इस वक्त सरप्लस के अंदर आ चुके हैं। आपका प्राइमरी डेफिसिट जो 2% GDP से ज़्यादा था, वो आप प्राइमरी सरप्लस बैलेंस रन कर रहे हैं। सो इन हालात के अंदर उम्मीद तो ये है कि जो शौकत तरीन साहब कोशिश कर रहे हैं रीनेगोशिएशन की, उसके अंदर कामयाब होंगे। जाहिर है जो वो कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए है, और अगर उसके अंदर कामयाब हो जाए तो इसमें पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान के आवाम का भी फ़ायदा है। सर, जस्ट कीपिंग इन माइंड जो आपने कहा कि कितना बड़ा क्राइसिस था, उसके बाद फिर ऑब्वियसली पेंडेमिक भी हो गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लगता है कि जैसे आपके जो 5 साल हैं वेयर द इकोनॉमिक चैलेंजेस आर कंसर्न, फायर फाइटिंग में ही गुजर गए? जो एक रिफॉर्म का एजेंडा था, जो वादा भी था तहरीक इंसाफ का, उसका तो वक्त ही ना आया। इकोनॉमी के हवाले से बात करें, ये बहुत हद तक जो आपने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक इतने बड़े फायर के साथ, और ये वो लोग कहते हैं कि आपको पहले नहीं पता था, आप जरा ट्रैजेक्टरी जाके देखें हमारे इसके करंट अकाउंट डेफिसिट की हो क्या रहा था। वो इतनी तेजी से डिटेरिएशन आई उसके अंदर, सिर्फ उसकी 1 साल पहले जो है वो 12 बिलियन डॉलर का था, लॉसेस चल रहे थे, वो माहाना पेस को बिलियन डॉलर्स अ मंथ चल रही थी, और वो देखते देखते महीनों के अंदर वो जो लॉसेस थे, जो बैरूनी खसारा था, वो दुगना हो गया, वो 2 बिलियन डॉलर्स पर मंथ पे पहुंच गया। सो इतनी ज्यादा बड़ा क्राइसिस जो है वो बिल्कुल, और ये आखिरी 3 माह जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल फट जाना मईशत का, तो उस सूरत हाल के अंदर जाहिर है बिल्कुल क्राइसिस एक मैनेजमेंट में आप चले गए, डेली फायर फाइटिंग हो रही है, आप सर्वाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि खतरा था कि डिफॉल्ट हो जाए, मैं बार बार बताता हूं कि खतरा नहीं था, हम रोजाना डिफॉल्ट करते थे। सेंट्रल बैंक से पूछे ना, बैंकर से पूछे होता क्या था, रोजाना की बुनियाद पे LCs पे डिफॉल्ट हो रहे थे, डिविडेंड पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट हो रहे थे, रॉयल्टी पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के ऊपर डिफॉल्ट हो रहे थे। पैसे नहीं थे सेंट्रल बैंक के पास, कहां से वो सबकी ऑब्लिगेशंस मीट करते। सो कंप्लीट बैंक्रप्सी की सिचुएशन थी, वहां से बड़ी मुश्किल से निकलना शुरू हुए थे। मुझे अभी तक याद है, मेरी किसी से जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, मैंने कहा ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं। इकोनॉमी की इस्तेलाह वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से स्प्रिंग आती है तो वो सब्जा जब शुरू में नजर आता है तो वो ग्रीन शूट्स कहते हैं, जब पत्तियां नजर आती हैं आपको, घास सब्ज नजर आनी शुरू होती है, इसी तरीके से इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स हमें नजर आने शुरू हुए थे। वो फरवरी के अंदर हम, ये मैंने स्टेटमेंट दिया, मार्च के अंदर कोविड आ गया। सो उसके बाद से जो दुनिया की मईशतें बह गई हैं, तो पाकिस्तान ने तो फिर बहुत अच्छा सर्वाइव किया है। 72 साल के अंदर भारत का खराब तरीन साल गुजरा है, जो पिछला साल गुजरा है, -7%। अमेरिका की इकोनॉमी श्रिंक कर गई, जर्मनी, फ्रांस, यूके, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज बह गई इस कोरोना के अंदर। सो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एक इंतहाई एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सर्कमस्टांस और फायर फाइटिंग, उसके बावजूद रिफॉर्म हुई है, लेकिन क्लियरली वो रिफॉर्म उतनी नहीं हुई जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।